मैकफर्सन साहब ग्वालियर में ही रहना चाहते थे, परंतु सिंधिया सरकार ने यह बात पसंद नहीं की। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप भी आगरा चले जाओ, यहाँ रहेंगे तो विद्रोही लोग आपकी जान लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज जियाजी राव ने बहुत सारी सेना उन सबके साथ कर दी और उन्हें आगरा रवाना कर दिया। चंबल नदी से 6 कोस पर हिंगोना नामक एक गांव था। वहां पर कुछ विद्रोही लोग छिपे हुए थे। उनका मुखिया सिंधिया सरकार का एक पुराना नौकर जहांगीर खान था। उसकी इच्छा थी कि इन सबको बातों में उलझाकर नदी के खोह में ले जाए और अपनी छिपी हुई सेना के द्वारा इनका नाश कर दे। परंतु ग्वालियर महाराज के दीवान दिनकर राव रघुनाथ रजवाड़े ने ठाकुर बलदेव सिंह नामक एक चतुर सरदार को इन लोगों की मदद के लिए भेजा था। उसने बड़ी होशियारी के साथ बहुत सारी सेना के 2 भाग करके विद्रोहियों की इच्छा पूरी नहीं होने दी। उसने सारे यूरोपियनों को आराम से चंबल नदी पार करा दी। इसके बाद धौलपुर के राजा ने हाथी आदि भेजकर अंग्रेजों को आगरा पहुंचा दिया। इस समय अंग्रेजों के साथ ग्वालियर के महाराज जियाजी राव, दीवान दिनकर राव, ठाकुर बलदेव सिंह और धौलपुर के राणा ने जो उपकार किया वह चिर स्मरणीय है। इसके बाद अन्य सारे अंग्रेज भी जल्दी ही ग्वालियर से आगरा भेज दिए गए। अब कंटिजेंट ने सिंधिया सरकार से इस बात की विनती की कि आप अंग्रेजों का पक्ष छोड़ दें और हमारी सेना के अधिनायक बनकर आगरा पर चढ़ाई करें। ऐसा करने से आप फिर स्वतंत्र हो सकेंगे। परंतु राजभक्त सिंधिया महाराज के मन पर इस विनती का कुछ असर नहीं हुआ। उस समय आगरा में अंग्रेजों का बंदोबस्त बहुत कमजोर था। ग्वालियर की सेना और दूसरे विद्रोही लोग यदि वहां चढ़ाई कर देते तो विरोधियों की जीत जरूर होती। इसलिए मेजर मैकफर्सन ने वहां से सिंधिया सरकार के पास यह खबर भेजी कि जहां तक हो सके ऐसा उपाय कीजिए कि विद्रोही सेना आगरा की तरफ नहीं आ पाए। यह खबर पाते ही सिंधिया सरकार और उनके दीवान ने नाराज सेना को समझा बुझाकर किसी न किसी तरह ग्वालियर में ही रख लिया और इसी कारण अंग्रेज लोग आगरा किले में सुरक्षित बचे रहे। ग्वालियर की कंटिजेंट सेना कुछ दिनों तक छुपी रही। उसके मुख्य अधिकारियों ने सिंधिया सरकार को वश में करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने यहां तक कहा कि आप हमारे साथ आकर आगरा पर चढ़ाई करें अथवा इस काम में हमें धन की सहायता करें। परंतु दीवान दिनकर राव ने अपना गुप्त उद्देश्य सेना के लोगों पर बिल्कुल प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी चतुराई, दृढ़ निश्चय और धैर्य से विरोधी सेना वालों के पक्ष को अपनी साथ दिखाकर सिंधिया सरकार की ओर अपनी रक्षा की। दरबार के 2 सरदार और दीवान दिनकर राव, सिर्फ यही 3 आदमी ग्वालियर के महाराज के अनुकूल थे। बाकी सब लोगों के मन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ये विरोधी लोग सिंधिया सरकार को वश में करने की कोशिश कर रहे थे। यदि महाराज जियाजी राव का आंतरिक स्वार्थ इन लोगों को उस समय पता चल जाता तो ये लोग उसी वक्त राजमहल को तोपों की मार से नष्ट कर डालते, क्योंकि उनकी 20,000 सैनिकों की सेना भी विरोधियों में गुप्त तरीके से मिली हुई थी। सारे दरबार में अंग्रेजों के विरुद्ध बातें हो रही थी। नाना साहब पेशवा की कानपुर की विजय ही ग्वालियर दरबार के प्रोत्साहन का कारण थी। दरबार के सब लोग नाना साहब से बहुत खुश थे। दिल्ली, मेरठ और लखनऊ आदि स्थानों में अंग्रेजों की हालत बहुत शोचनीय हो रही थी। बहुत लोगों को तो यही मानना था कि उस समय ब्रिटिश सत्ता एक प्रकार से नष्ट ही हो गई थी। यदि ऐसे अवसर पर सिंधिया सरकार भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो जाती तो सन 1857 के विद्रोह को पूरी सफलता प्राप्त हो सकती थी। बुंदेलखंड की लगभग सारी रियासतें ग्वालियर के महाराज को इस काम में सहायता देती। भोपाल, मालवा कंटिजेंट और होलकर की बहुत सारी सेना विरोधियों के साथ हो गई थी। ऐसे समय में ग्वालियर सरकार ने यदि थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होती तो हिंदुस्तान के इन प्रांतों में अंग्रेजों का टिकना कठिन हो जाता। इस समय का वर्णन एक अंग्रेज ग्रंथकार ने मेमोरियल्स ऑफ सर्विस इन इंडिया में इस प्रकार किया है। ग्वालियर को एक प्रकार से हिंदुस्तान की कुंजी समझा चाहिए।
अथवा यह कहना चाहिए कि वह एक ऐसी श्रृंखला थी जिसका यदि कोई भाग टूट जाता तो वह हिंदुस्तान में हमारी युक्ति का नाश किए बिना नहीं रहता। ग्वालियर के महाराज हमको धोखा देते या विद्रोहियों के वश में हो जाते तो यह विद्रोह केवल स्थानिक और फौजी सिपाहियों का ना होकर सब जगह और सारे देश में हो जाता। उस समय हमें गंगा नदी के उन प्रदेशों में ही जो आसानी से पार हो सकते हैं लड़ना नहीं पड़ता, किंतु उत्तरी हिंदू के कठिन प्रदेशों में और युद्ध कौशल जातियों से युद्ध करना पड़ता। यदि इस समय महाराज सिंधिया हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते, इतना ही नहीं, यदि वे अपनी पूरी शक्ति से हमारी ओर से शत्रुओं के विरुद्ध लड़कर हार जाते, तो भी हम इस विद्रोह का रूप इतना बदल जाता कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सितंबर महीने के अंत तक सिंधिया सरकार और दीवान ने अपना गुप्त स्वार्थ कंटिजेंट सेना पर प्रकट नहीं होने दिया, परंतु इसके बाद खुद एक ऐसा अवसर आया जिससे उनका स्वार्थ छिप नहीं सका। महू और इंदौर के विरोधियों ने ग्वालियर की सेना को और भी भड़काया। इधर नाना साहब पेशवा के गुप्तचर भी इस सेना को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण 7 सितंबर को इस सेना ने अपने 300 चुने हुए आदमी महाराज के महल में भेजे। उन्होंने सिंधिया सरकार के पास जाकर कहा कि हम लोग आगरा पर चढ़ाई करके गोरे लोगों को मार भगाना चाहते हैं, इसलिए आप हमारी सहायता करें। इसके उत्तर में ग्वालियर महाराज ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा यह व्यवहार हमारे हुक्म के बाहर है। बरसात खत्म होने तक अगर तुमने इस प्रकार की भी गड़बड़ की तो हमारी ओर से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी और तुम्हारी तनख्वाह भी बंद कर दी जाएगी। यह सुनते ही सिंधिया के महाराज का गुप्त स्वार्थ उन लोगों को पता चल गया। उन्होंने आवेश के साथ उत्तर देकर प्रकट तरीके से विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। महाराज याजीराव पर यह बड़े संकट का समय आ पड़ा। कंटिजेंट सेना की तोपों का मोर्चा लगाकर महल और शहर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। यह खबर लगते ही महाराज ने अपनी मराठी पलटन की तैयारी शुरू कर दी। 5000 नई सेना भर्ती की। महाराज ठाकुर लोगों की सेना को आगे कर खुद उसके सेनापति बने और बहुत होशियारी से उन्होंने शहर की रक्षा की। जब कंटिजेंट सेना ने देखा कि अब हमारी एक भी नहीं चलेगी, तब वह पीछे हट गई और इसी समय नाना साहब पेशवा के प्रधान तात्या टोपे के साथ यह सारी सेना कानपुर चली गई। इसी सेना ने कानपुर में जनरल विडहम ने की सेना को हराया और तात्या टोपे के साथ जाकर पीछे से झांसी की लड़ाई में मदद की। इस कारण आगरा के अंग्रेजों पर जो मुसीबत आने वाली थी वह एकदम टल गई। हालांकि कंटिजेंट सेना ग्वालियर से चली गई और फिर भी सिंधिया सरकार की परेशानी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई, क्योंकि ग्वालियर की सारी पलटनें अंदर ही अंदर महाराज के विरुद्ध भड़क उठी थी। ग्वालियर के कुछ मुख्य सरदार अपनी चतुराई और मैकफरसन साहब की गुप्त सलाह से उन सेनाओं को साधे हुए थे। चारों ओर विद्रोही का जोर सुनकर ग्वालियर के सरदार भी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध हो गए थे। उनको सिर्फ हुक्म पाने की देरी थी। ऐसे समय में ग्वालियर के राजकार्य में कुशल और समयदर्शी लोगों ने अंग्रेजों को बहुत बचाया। सितंबर सन 1857 से अप्रैल 1858 तक 7-8 महीने किसी तरह बीत गए थे। इधर झांसी और कालपी आदि के युद्धों की खबरें सुन सुनकर ग्वालियर वालों के मन और भी भड़क रहे थे। दीवान दिनकर राव ने हालांकि अभी तक अपनी चतुराई से सारा प्रबंध ठीक कर रखा था, परंतु ऐसा लगने लगा कि अब उनके मन के अनुसार सब बातें नहीं होंगी। इसी समय एक बार फिर तात्या टोपे सिंधिया की सेना को भड़काने के लिए आए थे। उनको इस समय सारे सरदारों ने वचन दिया कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग मदद करेंगे। जिस प्रकार बारूद के कारखाने में आग लगाने के लिए आग की एक चिंगारी ही काम कर जाती है, इसी प्रकार ग्वालियर में भी गड़बड़ हो जाने के लिए सिर्फ एक छोटे से कारण की जरूरत थी। ग्वालियर दरबार की तो यह हालत हो गई थी कि सर ह्यू रोज ने झांसी और कालपी जीतकर विद्रोहियों को इधर की ओर भगा दिया था। फिर भी चारों ओर अराजकता की आग धधक रही थी।
इतना ही नहीं, यदि अवध प्रांत के रुहेले और कालपी से हताश हुई राव साहब पेशवा की सेना के लोग यदि मिल जाते और सिंधिया सरकार की सारी सेना यदि इन लोगों को मदद दे देती तो फिर इस आग के इतने जोर से भड़क उठने की संभावना थी कि उसकी लपटें चारों ओर फैलकर अंग्रेजी राज्य सत्ता को भस्म कर देती। इस समय सारा दारोमदार सिंधिया सरकार पर था।